ये है हिंदुस्तान में मोटरसाइकिलिंग का आज। कुछ साल पहले तक जिस लाइफस्टाइल बाइकिंग को हम आने वाले वक्त का ट्रेंड बताते थे, उसकी हकीकत अगर आज देखनी है तो कभी दिल्ली से सटे नोएडा एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे को देख लीजिए, खासकर वीकेंड पर, जहां मोटरसाइकिलों का हुजूम निकलता है बाइकर्स की टोली के साथ। और ये वो मोटरसाइकिल सवार नहीं जिनके लिए ये रोजाना की मजबूरी हो, जो किफायती बाइक्स लेकर निकले हों। इन सड़कों पर आमतौर पर जो झुंड दिखते हैं वो शौकीनों के, जो महंगी प्रीमियम बाइक्स लेकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से अलग वीकेंड पर लंबी राइड्स के लिए निकलते हैं। तो हमने भी सोचा एक बार निकला जाए ऐसे ही वीकेंड राइड पर। और इसके लिए हम सवार हुए कुछ खास मोटरसाइकिल्स पर, जो हमारे साथियों के लिए पहली प्रीमियम बाइक, जो आम बाइक से ज्यादा ताकतवर हो, चाहे थोड़ी सी एक्स्ट्रा कीमत ना उसके लिए क्यों ना देनी पड़े। वैसे इन बाइक्स को चलाने के लिए हमने एक बहाना भी खोजा था। वो बहाना थी नई बनेली TNT 600i, वो बाइक जिसे हमने पहली बार चलाया। तो अब बाइक हमने बदल ली है। शुरुआत में मैं GT चला रहा था और अब इस नई बेनेली 600i के ऊपर आया हूँ, TNT 600i, और इसको चलाकर देखता हूँ कि ये GT से कितनी अलग है और जिस सेगमेंट में ये आई है उस हिसाब से इसका प्रदर्शन कैसा है। लेट्स सी। चलिए, तो 600i तो हमने चला ली है, साथ में आज का एक बहुत ही स्पेशल राइड भी हो गया। और हमारे सारे जो मित्र हैं, हमारे जो साथ के राइडर्स हैं, उनसे हम सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि ये कुछ साल पहले तक इस तरह की राइड हम बहुत कम देखते थे। और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सड़क बन गई है, अभी जब मैं यहाँ रुका था, हम लोग यहाँ रुके थे, उस तब से लेकर अभी तक कम से कम 5-6 ग्रुप आके गुजर चुके होंगे। अलग अलग ट्रायम्फ की अलग, डुकाटी की अलग, हार्लीज की अलग, सबका अपना अपना ग्रुप यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कितना चेंज हो गया प्रताप सर? वही मैं बात कर रहा था, आज से 10 साल पहले अगर हम ये सोच भी नहीं पाते कि हार्ली इतनी सारी इंडिया में एक दिखती थी तो ऐसा लगता था उसको देखने के लिए ताता इकट्ठा हो जाता था। लेकिन अब इतनी है कि ऐसा दिल कर रहा है कि किसको देखें। तो वही 10 साल पहले हम सोच भी नहीं पाते थे कि ऐसी रोड होगी और हम इस तरह का राइड का एंजॉय कर पाएंगे। क्रांति, आपको सच बताऊं तो कल्चर एकदम ही चेंज हो चुका है। पहले का टाइम एकदम अलग था, बट आज की डेट में जब आप इतनी सारी हार्लेज और सबको देखते हैं और 140 और उस पर क्रूज कर रहे होते हैं, बहुत आराम से चला रहे होते हैं, थैंक्स टू द गवर्नमेंट ऑफ कोर्स के ऐसा रोड स्टाइल वगैरह बन गया है। निखिल, नाज के पास जाने से पहले एक और चीज़ जो मैं नोटिस किया है, आज सुबह से जितने मैंने अपने कम से कम 200-300 बाइक्स तो देखी होंगी, और सभी ने बढ़िया से सेफ्टी गियर्स पहने हुए थे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमें लगता है कि वो मैंने देखा है। अब रफ्तार को भी 12 साल हो गए, जिस तरह से कल्चर सेफ्टी को लेकर बेहतर हुआ है, वो काफ़ी इंप्रेसिव है। मेरा एक फ्रेंड क्रांति में बताऊंगा, वो उनका भी बाइक का ग्रुप है, तो वो मुझे बता रहे थे कि उनके, किसी ने बोला नहीं है रूल, पर उनका एक कल्चर ऐसा है, वो बोलते हैं कि अगर आप राइड इक्विपमेंट के साथ नहीं है तो बोलते हैं हम राइड नहीं करेंगे। और एक और ग्लोबल फेनोमेना जो मैंने बाइकर्स के बीच में देखा है, दुनिया भर में अगर आप देखें तो एक बाइकर्स होते हैं जो जेन्युइन, जिसको बाइकर्स कहते हैं, वो पैशनेट होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं। इस वजह से वो बाइकर्स हैं, मतलब उनके पास 35 लाख रुपए हैं तो वो 35 लाख की बाइक खरीद सकते हैं। तो वो चीज़ अब हिंदुस्तान में भी काफ़ी साफ देखने को मुझे मिल रही है, जिस तरीके से कुछ तो बाइक एंजॉय करने के लिए चला रहे थे और कुछ दिखाने के लिए कि हाँ तुम लोग देखो कि मैं इतनी महंगी बाइक लेकर आया हूँ। खैर, जो पॉइंट पर मैं आ रहा था निखिल, कि हम लोग सभी जो सैलिड क्लास है, जो पैसे बचा के EMI के बारे में सोच के, तमाम तरह की चीज़ों के बारे में सोच
के फिर एक बाइक लेना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड उन्हें बाइक चाहिए होती है या फिर वो शौकीन होते हैं तो एक बड़ी बाइक को लेना चाहते हैं, ऐसे में कैसे कैसे बैलेंस आप देखते हैं, क्या क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, जैसे आपने बताया, मैंने एक उसके पीछे रीज़न दूंगा कि मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ साल पहले एक 4 सिलेंडर बाइक अफोर्ड कर पाऊंगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया बहुत सारी बाइक्स इंडिया में असेंबल हो रही हैं। तो एक जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 600i का, आपको 6 लाख ऑन रोड पे आती है और 4 सिलेंडर बाइक। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको लगा हाँ ये मैं कुछ पुश कर सकता हूँ। हालांकि आप EMI पे ही लेंगे, लेकिन फिर भी आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ आप ले सकते हैं। कुछ साल पहले जब बाइक्स इंपोर्टेड थी तो 4 सिलेंडर बाइक आप भूल जाइए, मतलब आप क्या, चाहे आप सैलरीड क्लास के आप रिच बिजनेसमैन भी होते तो भी आप थोड़ा मुश्किल पाते। अब वो आपकी रेंज में आ गया है, तो ये एक बड़ा रीज़न है कि आप जो देखते हैं पसंद करते हैं उसको आप अचीव कर सकते हैं। और उससे पहले आपके पास GT थी, और GT आपने क्यों ली थी? देखिए, इसको अगर आप देखेंगे ना तो आप जैसे कॉलेज में सबसे ब्यूटीफुल लड़की आती है, सब उसको देखते हैं ना। तो हालांकि परफॉर्मेंस में ये बाइक इससे बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आप उसको देखें तो इससे ज़्यादा मोहब्बत है मुझे। तो दिखने में इट्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी दिखती है, परफॉर्मेंस इसका और इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो बहुत बेटर है। सबसे कम उम्र के निखिल ही हैं, लेकिन सबसे पुरानी जो फील, रेट्रो फील वाली बाइक वो इन्हीं के पास है। और वो बॉर्नविल क्यों खरीदा था निखिल? ये आपको सिटी के हिसाब से बहुत अच्छा फील देती है, आप इसको बम्पर टू बम्पर बहुत आराम से चला सकते हैं। और जब आपने चुना है इसको तो इस तरह के मोड वाले और भी अब ऑप्शंस आ गए हैं आपके पास, तो आप क्या क्या चीज़ें देखकर आपने इसको चुना? मेरे पास 100cc था, 250 था, 350 था, 500 था, तो आई वांटेड टू अपग्रेड। सो 865 बहुत अच्छा सीसी था फ्रॉम दैट सेगमेंट टू अपग्रेड। फिर उसके बाद प्राइस बैंड, यस अच्छा खासा, उतने प्राइस में इतना बड़ा इंजन, इतने कॉम्पैक्ट साइज में इतना रिफाइंड इंजन आपको और किसी में, मतलब बाकी इटालियन बाइक शोरूम में आपको मिलना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। प्रताप सर, एक चीज़ हम समझना चाहेंगे, आप कहीं ना कहीं पर्सनालिटी से भी एक जो बाइक चूज़ करते हैं, ये एक ऐसी डुअल पर्पस टाइप की एडवेंचर बाइक है, और आप खुद भी एक ऐसे एज ए पर्सनालिटी पहाड़ से आप आते हो और उस तरह के रास्ते ने अलग अलग मुश्किल रास्ते आपको पसंद हैं, और वहाँ के लिए शायद ये ड्यूक फिट थी, या क्या वजह थी आपने इसको लिया? एक्चुअली अभी आप इंडिया में देखेंगे यहाँ पे हर तरह की बाइक्स, हर तरह के लोग, कुछ ऑफ रोडिंग करने वाले हैं, कुछ स्ट्रीट बाइकिंग करने वाले हैं। तो मेरा कुछ जो शौक है वो रेसिंग और इस तरह का है। तो और ये जो बाइक आई है, मैंने काफ़ी सालों बाद RT 350 के बाद, ये मेरे ख्याल से 15 साल बाद मुझे कोई बाइक नहीं अच्छी लगी, और बाकी बाइक्स मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो ये काफ़ी टाइम बाद बाइक आई है जो अफोर्ड कर सकते हो और अपनी क्लास में मतलब बेस्ट है। एक और चीज़ आप तीनों से पूछना चाहूँगा, जैसे मैंने कहा कि हम लोग सैलरीड क्लास अगर इस तरह की बाइक्स लें तो बहुत ज़रूरी है कि एक रिस्क रहता है दिमाग में कि ले तो लूँ मैं, बाद में मेंटेन करना तो मुश्किल नहीं होगा, उसमें क्या चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी? हाँ, मेरे को थोड़ा सा ये कंसर्न था, बट आप मानेंगे नहीं, द फर्स्ट सर्विस वाज एट 1000 किलोमीटर। उसके बाद सर्विस सेंटर पे उन्होंने कहा कि आप इसको 12 से 12,000 चलाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप और मान लो गड़बड़ी हो, मान लो अगर गड़बड़ी हो तो फिर रिस्पांस टाइम कैसा था उनका? अच्छा था, डिसेंट था। और GT और इसकी अगर बात करें तो स्टाफ और उनका एटीट्यूड, और आई थिंक रॉयल एनफील्ड आपको पता है सर्विस कहीं पे भी हो सकती है। हालांकि ये GT थोड़ी प्रीमियम है, लेकिन मेजॉरिटी चीज़ें सेम ही है, तो कहीं पे भी आप करा सकते हैं, सर्विस सेंटर्स की कमी नहीं है। हाईवे में भी प्रॉब्लम हो जाए तो लोकल मैकेनिक भी जानता है कि उसके इंजन को क्या करना है। बिल्कुल उलट वो है। अब क्योंकि बेनेली नई है तो मैंने अभी एक्सपीरियंस नहीं किया है कि क्या होगा, बट मैं काफ़ी रिव्यूज़ पढ़ा था। ये लॉन्च ही अभी इंडिया में नहीं हुई है, तो DSK जो पूना बेस्ड कंपनी है, उन्होंने टाई अप किया है, उन्होंने ये अब हर जगह खोला है, बल्कि एक मुझे कार्ड दिया है अब कि विदिन 500 किलोमीटर्स टू द नियरेस्ट जो भी उनका स्टेशन है, आप अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फ्री ऑन कॉल वो आएंगे, करेंगे। और अब मैं देख रहा हूँ इन्होंने सेंटर्स स्टार्टिंग, मतलब नॉर्थ, सबसे नॉर्थ मोस्ट हो गया आपका चंडीगढ़ में, सबसे साउथ है कोची में, और उसके बीच में हर बड़े टाउन में अभी सेंटर्स उनके खुल चुके हैं, सर्विस सेंटर। तो वो है। हालांकि मुझे लगता है अभी भी टाइम लगेगा। फॉरेन बाइक्स आपको पता है कोई मेजर इशू हो जाए तो पार्ट्स इनको इटली से मंगाने पड़ते हैं।